नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में बात होगी देश के सबसे दिलचस्प चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। यहां बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है एक बार फिर से सत्ता वापसी की, तो वहीं सपा कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस समय बीजेपी की पूरी नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ की स्थिति अब बदल चुकी है। खासकर बदल चुके हैं यहां बीजेपी के चुनावी समीकरण। आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, यही कारण है कि अब बीजेपी की नजर मेरठ पर टिकी हुई है। मेरठ के रास्ते ही बीजेपी को वेस्ट यूपी में एंट्री मिल पाएगी। यही कारण है कि खुद पीएम मोदी को मैदान में उतरना पड़ा है। एक के बाद एक कई सौगातें दी जा रही हैं। तो राष्ट्र धर्म में बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या योजनाओं के शिलान्यास से 2022 में बीजेपी हो पाएगी पास। यूपी में चुनाव का ऐलान होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ गए हैं। आज उन्होंने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। मौका आज खेल का था, तो पीएम मोदी ने अपने सधे हुए अंदाज में खेल खेल में सियासी दलों को मात देने का दांव चला। बार बार खेल की बात करते हुए उन्होंने अपराधियों के खेल, पहले की सरकारों के खेल और योगी सरकार के जेल की बात करते हुए तब और अब का अंतर समझाने की एक कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। यूपी पर बरस रहा पीएम मोदी का प्यार, एक के बाद एक खुलते वादों के पिटारे। मेरठ को मिली 700 करोड़ की सौगात। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 2022 में बीजेपी होगी पास। यूपी विधानसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जो राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। नए साल में उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने मेरठ के सलावा इलाके में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ मायावती, मुलायम, अखिलेश राज का जिक्र करते हुए तंज कसा, तो वहीं युवाओं, खिलाड़ियों और गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है, लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के लिए, कैरियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल
1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। खेल खेल में विपक्षियों पर करारा हमला। पीएम ने मेरठ का बार बार खेल की बात करते हुए अपराधियों के खेल, पहले की सरकारों के खेल और योगी सरकार के जेल जेल की बात करते हुए तब और अब का अंतर समझाने की एक बेहतरीन कोशिश की। तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। मुलायम पर निशाना। पीएम ने मेरठ का गौरवशाली इतिहास बताते हुए आज के समय में यहाँ पनपी खेल संस्कृति की बात की। युवाओं की बात करते हुए उन्होंने सपा के सबसे बड़े नेता और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर न टाल दें कि लड़कों से गलती हो जाती है। दरअसल 2014 में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कह दिया था कि रेप पर फांसी देना गलत है, लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज योगी जी की सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है। आईटीआई से ट्रेनिंग पाने वाले हजारों युवाओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार दिलवाया गया है। पश्चिमी यूपी गन्ना किसानों की बेल्ट है। किसान आंदोलन के समय समझा जा रहा था कि यह बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है, लेकिन अब आंदोलन समाप्त हो चुका है। ऐसे में आज मेरठ से पीएम ने पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों की चर्चा करते हुए उन्हें डबल इंजन सरकार के फायदे समझाए। पीएम ने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से कल ही यूपी के लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। इसका लाभ मेरठ क्षेत्र के छोटे किसानों को हुआ है। जो पहले सत्ता में थे उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। पहले की सरकारों में चीनी मिले कोड़ियों के भाव बेची जाती थी। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? चीनी मिले बेची गई कि नहीं बेची गई? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी की सरकार में मिलें बंद नहीं होती, यहां तो मिलों का विस्तार होता है, नई मिलें खोली जाती है। अब यूपी गन्ने से बनने वाले
इथेनॉल के उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। तो रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने एक तरफ मायावती, मुलायम, अखिलेश राज का जिक्र करते हुए टच कसा, तो वहीं युवाओं, खिलाड़ियों और गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। डबल इंजन सरकार का महत्व समझाया, तो युवाओं और खिलाड़ियों के लिए नौकरियों और संसाधन बढ़ाने की उपलब्धियां भी गिनाई। किसान आंदोलन के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में उन्होंने गन्ना किसानों को भी संदेश दिया कि योगी सरकार में जितना गन्ना भुगतान हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। खैर, जिस तरह से पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की है, उनकी वो कोशिश कितनी सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आज की रैली और उसमें उमड़ी भीड़ ने विपक्षियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो यूपी का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन, इस मसले पर हम चर्चा जरूर करेंगे। बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रधर्म में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बीरपाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं और दीपक पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बीरपाल जी, शुरुआत हम आपके साथ ही कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बीरपाल जी, लगातार मंच से कई वर्गों को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री करते रहे। गन्ना किसानों को लेकर बार बार उन्होंने कई दावे और वादे किए हैं। आप ही बता दीजिए सर, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? क्या है प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति? कितने आपने बकाया कर दिया? क्या भुगतान है? चीनी मिलों की क्या कुछ स्थिति है? सारे आंकड़े हम आप ही से जानना चाहेंगे। देखियो, मैं आज आपको पहले बताना चाहूंगा जी। आज यूपी के गांव सलावा, तहसील सरधना, जिला मेरठ में एक मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रुपए और 91.38 हेक्टेयर पर फैली हुई है, और जिसमें हमारे प्रदेश के बच्चों को 1100 बच्चे, लगभग 1080 बच्चे हर साल अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाएंगे और वो नई तरह की शिक्षा खेल में दिखाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छा मौका प्रधानमंत्री ने आज यूपी को दिया है, जिसमें एक खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। उसमें यूपी के बच्चों को मौका मिलेगा जो आज तक नहीं मिलता था। उसका फायदा क्या होगा? देखो, बच्चे अपने गांव से आएंगे, कोई पैदल आ रहा, कोई साइकिल पा रहा, कोई मोटरसाइकिल पा रहा, कोई कार से आ रहा, वो सब अपनी सेहत बनाएंगे, खेल में अपना दम दिखाएंगे और दूर दूर से अपने मेडल जीत कर लाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई आज प्रधानमंत्री जी ने यूपी को एक इतनी बड़ी सौगात दी। ये तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरे, अब मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, किसान भाई वो ठीक है, वो आंदोलन 1 साल चला है, उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चला है, लेकिन उसमें भी जैसे कि आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1 साल के बाद किसानों के बीच आए और ये कहा कि भाई पता नहीं बहुत मुट्ठी भर किसान समझ नहीं पाए बात को या हमारे समझाने में कमी रही है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा और हम इन बिलों को विड्रा करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ऐसी बात नहीं, जब से सरकार बनी तब से बराबर सोच रही है कि किसानों को खुशहाल कैसे बनाए। आपको मालूम होगा कि कल एक जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो हर तीसरे चौथे महीने किस्त देते हैं, कल वो किस्त भी रिलीज की गई है। जैसे कि हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को ये क्रॉप सोइंग के टाइम पे एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, जिससे बेचारे वो अपना खाद या दूसरे जो इनपुट लगते हैं उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री, ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री पहले को ही जान है कि भाई किसान बिना हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए किसान, उनकी जो सोच है वो सर्वोपरि रहते हैं और किसान के विषय में बोल भी रहे हैं।
और जैसे कि आपको मालूम है, आपको पूछा बाजार जा के रहा था सर आपसे कि आप ये तो बता रहे हैं कि हमने कितना भुगतान कर दिया, बकाया क्या है, इसका आंकड़ा कौन देगा? ये आंकड़ा हम आपसे जरूर लेंगे। एक एक रिएक्शन में सारे मेहमानों से पहले ले लेती हूँ। दीपक पांडे जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि पश्चिमी यूपी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपकी संख्या 21 से बढ़कर 109 को पार कर जाएगी? ऐसा क्या बदलाव आप कर देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी आपके साथ आ गए तो कोई चमत्कार हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें पल्लवी जी कि आपने देखा होगा इससे पहले चुनाव में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जो छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, अब की बार वो छोटे-छोटे दल बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये कि पिछले 7 सालों में मोदी जी और पिछले 5 सालों में योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। अब चुनाव 2022 का इनके सर पे है, इनके पैर के नीचे से उत्तर प्रदेश के चुनावी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। तो ये लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर करके उद्घाटन पे उद्घाटन और शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। और जैसा आपकी बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया कितना है, तो मैं आपको बता दूं 15,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ना किसानों का बकाया है, जिसके लिए गन्ना किसान मांग कर रहे हैं और ये लोग अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अनसुने पे अनसुने किए जा रहे हैं। और बात कर रहे थे किसानों की, किसान 1 साल तक धरने दे रहे थे, तब तो इनको किसानों की कोई सुध नहीं सूझी। जब उत्तर प्रदेश में करारी हार इनके सामने आकर खड़ी हो गई तो इनको किसानों का हमदर्द दिखने लगे, इनको किसान के लिए इनको योजनाएं आने लगी। तो इन्होंने क्या किया, को 3 काले कृषि कानून को वापस लिए, फिर किसानों को जो बोलते हैं कि लॉलीपॉप देने के लिए अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और बात करते हैं हम लोग आज खेल स्टेडियम की, तो इससे पहले हमने आपको बता दें जहां पे योगी आदित्यनाथ ने अभी कार्यक्रम किया था, इकाना स्टेडियम, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने बदल दिया था, उस स्टेडियम को हमने बनाया था खेल भावनाओं को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए। हमने वहां पर लखनऊ में बनाया, हमने कानपुर में बनाया, बुंदेलखंड में बनाया। उस चीजों को जो हमने बनाया है उसको इन्होंने कितना यूटिलाइज किया, बस खाली मंच में उसमें मंच सजाने के लिए बीजेपी ने उसका उपयोग किया है, नाम बदला है। बाकी उसमें खेलने के लिए, खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए एक भी प्रोग्राम पिछले 5 सालों में योगी जी किए हो तो बता दीजिए। सही बात है। ये वाली जो बात है इसका जवाब तो हमें बीरपाल जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बार रुख कर लेती हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, तराई वाले क्षेत्र में आपकी सियासी धरा क्या कुछ कह रही है, कितना मजबूत है आप इस क्षेत्र में? पहली बात तो आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट को और आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मोदी जी आए और जिस तरीके से जुमलेबाजी उनकी आदत है, वो आदत में शुमार है, वो देश का बच्चा बच्चा जानने लगा है कि वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आज आधारशिला रखी है, होगा, क्या क्या हो रहा था, होने की बातें की थी मोदी जी। आप बुलेट ट्रेन आ गई, पूछिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता से। ये बना रहे थे स्मार्ट सिटी, कितने बन गए बताइएगा जरा वीरपाल जी, एक सिटी का नाम बताइएगा। और आपका मैनिफेस्टो 2017 की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा था लड़कियों को स्नातक की शिक्षा मुफ्त देंगे अगर सरकार में आ जाएंगे तो। ये 2017 का मैनिफेस्टो है। सभी को लैपटॉप देंगे, ये 2017 के मैनिफेस्टो में है आपका। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, ये छोटा सा छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। शिक्षा मित्र की जो है नियुक्ति करेंगे, 70 लाख रोजगार देंगे और हर ब्लॉक में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। आप बताइए इसमें से क्या हुआ? गन्ने का मूल आपने 400 देने की बात कही, 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए एवरेज के हिसाब से। उससे ज्यादा तो आपने खाद में लूट लिया, 1400 रुपए डीएपी में बढ़ा दिए, बोरी का 50 के बजाय 45 कर दिए। अरे कितना लूटोगे महाराज? डीजल का दाम दुगना कर दिया, टैक्स जो है 3-3, 400 गुने बढ़ा दिए। कितना लूटेंगे आप? और आप झुंझुना आकर पकड़ा रहे हैं यूपी की जनता को। अब मोदी जी दौरे पे दौरे करेंगे, जनता मूर्ख नहीं है। आप गुमराह मत करिए। अब की बार आपकी विदाई तय है। जिस धूमधाम से 2021 को लोगों ने विदा किया, उससे धूमधाम से आपकी विदाई होगी। इस बात को श्योर कर लीजिए आप। भाजपा के प्रवक्ता इस बात को एकदम, और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं त्रिपाठी जी, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में भी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी की लड़ाई है। आप तो उस लड़ाई में भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो इतने दावे वादे आप कैसे कर सकते हैं कि विदाई तय है? जी पूरे भारतवर्ष का एक सर्वे बता दीजिए, एक सर्वे जहां पर भाजपा चुनाव कभी सर्वे में हारी हो और कांग्रेस जीती हो। हाँ।
और उल्टा मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, गोवा में हुआ, हरियाणा में हुआ, कहाँ कहाँ का बताएं, बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ये चुनाव तो सर्वे में कभी हारते ही नहीं है और वो माहौल बनाने का काम करते हैं। इतना फंडिंग आप कोई वेबसाइट खोल लीजिए, किसी न्यूज़पेपर की, किसी भी टीवी की, हो सकता है एमडी को नहीं मिलता हो, लेकिन आप जितने बड़े बड़े चैनल है वेबसाइट खोलें, कम से कम 10 ऐड इनके मिलेंगे। तो उनकी बात करेंगे कि हमारी बात करेंगे? जाहिर सी बात है इनकी बात करेंगे। देखिए आज भाजपा एक पीआर एजेंसी की तरह है और मोदी जी उस पीआर एजेंसी के मुखिया है। वो चुनाव को उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे पीआर एजेंसियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्लोगन का इस्तेमाल करती हैं, नए नए नारे करती हैं, तुकबंदी करती हैं। उसी तरह मोदी जी आकर खेल खेल अपराधी की बात करते हैं उनके बगल में। बताइए अपराधी की बात करने वाले ये लोग ये भूल जाते हैं अपराधी की बात करते करते कि योगी जी के ऊपर खुद 10 मुकदमे, सीएम बैठे हैं, डिप्टी सीएम 7 मुकदमे, 420 से लेकर सारे मुकदमे, गोकसी तक के मुकदमे। और छोड़िए टेनी अजय मिश्रा, एक ताजा उदाहरण अजय मिश्रा टेनी जी, अपराधी की बात करते हैं, अपराधी के खेल की। इससे ज्यादा अपराध और क्या होगा? और महिलाओं की आप सुरक्षा की बात करते हैं, अरे बगल में ही हाथ रसे मारा। चलिए संदीप जी लौटूंगी मैं आपके पास, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीरपाल जी, हम आपका ही रुख करना चाहेंगे। सर, कुछ पंक्तियां हैं जो आपने जरूर सुनी होंगी, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं, क्या पूछना चाहती हूं। सर, पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है, तुम्हारी मेज चांदी की जाम सोने का लेकिन किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। नहीं, ये तो आपकी पंक्ति है, क्या पंक्ति है मैडम पल्लवी जी? ऐसा नहीं है। देखो, किसान भी खुशहाल है और देश भी खुशहाल है, ऐसा नहीं है। किसान, बाकी ये जो वर्तमान सरकार है कि ये किसानों के सेवा के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए हरदम तत्पर रहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे ना, ये काले कानून काले कानून काले कानून, ये एक एक कानून के बारे में एक एक पॉइंट बता रहे, काले कानून किस तरह से, इनको मालूम ही होना चाहिए इस बात का। ये अपने टाइम का तो कुछ कर नहीं रहे। इन्होंने क्या किया, 5 साल तक इन्होंने सैफई में बॉलीवुड नचाई, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी और लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला इनका है, और बाकी जितने भी आप देख लीजिए, चीनी मिलें बंद पड़ी थी, वो योगी सरकार ने चालू करी है। तो आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, और ये कांग्रेस वाले तो लाइन में ही नहीं है। कांग्रेस तो यूपी छोड़ का भाग रहे हैं। आप ये थोड़ा प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम 40% लेडीज को सीट दे देंगे, उसको दे देंगे। तो इन्होंने ये अपना काम पूरा कर लीजिए। राजस्थान में इनकी सरकार है, चुनाव से पहले इन्होंने कहा था हम किसान के सब कर्जे माफ करेंगे, और उनको जो भी फैसिलिटी थी वो सब चुनाव जैसे ही जीत के आए, राहुल गांधी कहते हैं भाई नहीं ये तो असंभव है, ये काम नहीं हो सकता। तो ये तो इनके वादे हैं और ये इनके काम है। और बीजेपी का अपना कहना है जो वो वादे करेगी तो काम पूरा करेगी, अदर वो वादे नहीं करती, वो लोग लुभावने वाले नहीं करते, वो काम के वादे करती है। और देखो यूपी में आपको मालूम है सभी को लैपटॉप मिल गया, 400 रुपए में गन्ने खरीदारी हो रही है, संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया, 70 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। ये 2017 के आपके वादे हैं। बताइए, आपके टाइम में बताइए, तुम्हारे टाइम में सारे मिलें बंद हुई है। बीजेपी सरकार ने आने के बाद सारे मिलें चालू करी है। आपने किया क्या है? एक एक करके बात करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, वीरपाल जी, एक बात बताएं सर, एक बात जरूर बताएं, ये कांग्रेस को कोसते कोसते कहीं आपकी पार्टी कोसी नदी के तट पर तो नहीं पहुंच जाएगी किसी दिन? हर बात पे बस कांग्रेस को कोसना कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। उन्होंने नहीं किया तो उनका हश्र आप जान रहे हैं। अब आप ये बताइए ना कि कितना बकाया है, किसान अभी भी क्यों ऐसे कह रहे हैं कि हमारा बकाया है, अभी आप दीजिए हमें। आप 1.5 लाख करोड़ का एक चिट्ठा लेकर बैठे हैं, उसके अलावा की हकीकत कौन बताएगा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आज का भी सर्वे है, बराबर सर्वे, आप भी कह रहा हूँ
230 से 250 तो आपका सर्वे दिखा रहा है बीजेपी को सीट मिलती भी। अच्छा, वो ऐसे थोड़ी दिखा रहा। और देखो पिछले, मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए दीपक जी। किसान जो जीवीएल नरसिंहा राव को जानते हैं, इनसे पूछिए जरा। कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ आपको, लेकिन वो एक वीरपाल जी, हैं। वीरपाल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कुछ पूछ रहे हैं पांडे जी आपसे। जीवीएल नरसिंहा राव जी को जानते हैं? जानता हूँ। हाँ, कौन है? क्या क्या कह रहे? जीवीएल नरसिंहा राव जी कौन है? आप इनके क्या पूछ रहे हैं? इनको क्या मतलब इस बात पूछ रहे हैं साहब? आप अपना बात करिए ना। आप क्यों इस बात को बताऊं मैं? देखिए, आपको नहीं पता, आपके पार्टी के नेता है, राज्यसभा सांसद है, जो चुनावी सर्वे कराया करते थे और चुनावी सर्वे का रिजल्ट देते देते राज्यसभा पहुंच गए। तो ऐसे ही लोग जो चुनावी सर्वे करते हैं वो बीजेपी के लिए सर्वे करते हैं और बाद में राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, और आप जैसे लोग डिबेट करते रह जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि जीवीएल नरसिंहा राव कौन है, और आप उन्हीं के आंकड़ों को लेकर दौड़ते रहते हैं कि हमने 230 सीट दे दी, 240 सीट। पल्लवी जी, इन्होंने 5 साल इनकी पीछे सरकार रही, हर साल सेफई में बॉलीवुड महोत्सव बनाया इन्होंने, टैक्स पेयर के पैसे खर्च करिए वहाँ पे। इन्होंने किया क्या इनको? यदि ऐसी बात है तो फिर क्यों भागने मैदान छोड़ के? ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख लेना। खिलाइए बस, सत्ता में है आप, वीरपाल जी सत्ता में है, धैर्य रखना सीखिए, सवालों का उत्तर देना सीखिए। एक बात बताएं, अभी आप फिर वही कह देंगे कि चलिए उस समय तो मोदी लहर चल रही थी, आपने क्यों नहीं सुधार ली उस समय स्थिति? आप क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना पिछड़ गए? ये क्यों 109 के पार चले गए? आप ही सुधार लेते स्थिति। अब ये मत कह दीजिएगा कि मोदी लहर में सब बह गया। रही होंगी तो बिल्कुल हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको सुधार करने की बात कर रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ रही है। पल्लवी जी आप देख रही होगी, जनता का साथ हमारे साथ है। रैलियों में आपने देखा होगा हमारे किस प्रकार लोग जुड़ रहे हैं हमसे और हमारे नेता से। और आपने ये भी देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकारी रैलियों में, जहाँ पे PWD से लेकर के रोडवेज तक लगा हुआ है, 5-5 हजार सरकारी बसें क्या बोलते हैं ये मेरे साथ लोग हमारे रोड शो में सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन रात में 4 बजे तक, 5 बजे तक लोग लगातार रोडों पे हैं, हमारे नेताओं को प्यार लुटा रहे हैं, बता रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो उसको देख करके लोग बौखला गए हैं। बताएं संदीप त्रिपाठी जी, क्या है आपके पास बेरोजगारी के आंकड़े, महिला अपराध के आंकड़े, या फिर एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम होगा और आप उसी में उलझ के रह जाएंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको हमारे मुद्दों पे आना पड़ रहा है। आप देखिए, जब प्रियंका जी ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया तो इनको महिलाओं का कार्यक्रम करना पड़ा। ये कभी नहीं, ये लोग शाखा के निकले हुए लोग, महिला से इतनी नफरत की आज तक महिला को शाखा में घुसने नहीं दिया। महिला मुखिया तो छोड़िए, एक पदासीन नहीं होने दिया जहाँ की ये लोग पैदाइश है, जहाँ से ये लोग निकल के आते हैं, जो इनकी ब्रांच है, मेन शाखा जहाँ से ये लोग उत्पन्न होते हैं, वहां पर महिलाओं को ये स्थान नहीं देने वाले आज महिलाओं का सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये आज हमारे मुद्दे पर लौट कर आ रहे हैं। आज इनको हमारी बातों को, जो हमने मुद्दे उठाए वो बातें इनको करनी पड़ रही। और देखिए लूट, ये तो लूट करने में माहिर है। नीरव मोदी ने आज देखिए क्या कह दिया, वो कह रहा है कि हमने 62% तो कमीशन दिया है, और अभी तक चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले नीरव मोदी, विजय माल्या वापस आने लगते थे। अब की बार नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी देखिए फिर नीरव मोदी और विजय माल्या बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। फिर आप टीवी और उसमें देखेंगे कि आवाज मोदी के 4 सिपाही गए हैं सैनिक और पकड़ कर लाने वाले हैं। तो ये लोग गुमराह करने वाले फराड 420 टाइप के लोग हैं, और इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को जिस प्रकार से लूट कर अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को देने का काम किया है, उस बात को जनता समझ चुकी है और इनको नहीं आने देगी। टाइम का है ये सारा टाइम का है, सारा लोन दिया याद कर लीजिए। अभी आप किसी कानून की डिबेट की बात कर रहे थे, आप ही याद कर लीजिए, आपको याद रखना चाहिए। डिबेट में थे, मैंने आपसे 3 कानून के नाम पूछे थे, आप नाम नहीं बता पाए थे। आज मैं फिर चैलेंज करता हूं, अगर आपको इतना अच्छा वो कानून लग रहा था तो आप तीनों कानून के नाम बता दीजिए। खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा मतलब आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, कितने कानून के आप बताओ, आप बता दिए नाम बता।
बताइए, आप बताइए ले, क्या यार कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आपको मालूम तो कुछ है नहीं। ठीक है ऐसी सर, चीजों का जो नाम ही कानूनों नहीं के लेना बारे में आप चाहता। बहस कर रहे हैं वो कानून अब रहे बताइए। नहीं, तो उस बारे में बहस करने का क्या बिल्कुल फायदा? नहीं, हमारे मित्र को उसमें भी आपकी अच्छाई लग रही है। आप बताइए ऐसे लोगों के साथ अरे बिल्कुल सुनिए, सुनिए, सुनिए। पल्लवी जी, अरे सुन तो ताकि सही उनका है। चेहरा आपको अंदर मेरे से का पता क्या हूँ? जाए कि ये जिसके बारे में मोदी जी फूट फूट के रो के माफी मांगे हैं, उनके चेले चपाटे लोग आज भी उसका बचाव कर रहे हैं। आज भी मतलब उनको साथ में किसानों के हत्या नहीं दिख रही है, उनका मर्डर नहीं दिख रहा है। ऐसा है सर, बात सुनिए वीरपाल जी, आप बोल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन औरों को भी मौका मिलना चाहिए। और जो इस खेल के बारे में आज बात करके चले गए प्रधानमंत्री मोदी, आंकड़ों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। मैं आपको आंकड़े दे देती हूँ कि सपा के कार्यकाल में अपराध की क्या स्थिति थी और आपके कार्यकाल में क्या स्थिति है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम अपराध के आंकड़े के बारे में ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वीरपाल जी, महिला अपराधों के बारे में लगातार आप लोग बात कर रहे हैं और एक चीज आप लोगों ने बस गांठ पकड़ ली है कि बस जो बोल दिया था मुलायम सिंह ने, अब हमें हर मंच पर जाकर वही दोहराना है। आपके कार्यकाल में बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं जो अगर आपको लग रहा है कि इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगी तो नहीं मिटने वाली। इस गफलत में मत रहिएगा आप। लेकिन क्या क्या उनको दंड मिल रहा है मैडम पल्लवी जी? अभी तो आपको मालूम है, क्या कोई अपराधी बाहर है? क्या पहले इस तरह हमारी बेटी बहू बेटियां इस तरह घूम सकती थी, इस तरह जा सकती थी बाहर? लेकिन क्या सुरक्षा नहीं है पहले के मुकाबले? आप जो कह रही हैं बार बार कि आप बार बार नहीं कह रही, आपने जो बताया है कि भाई ये मुलायम सिंह ने जो कहा, मुलायम सिंह ने नहीं, इनके और भी नेता कह चुके इन बातों को, लेकिन बीजेपी का कोई नेता कह रहा है साहब? तो कानून तो बंद है सर, कानून जेल पहले में से रेप केस में बंद है ना जेल में। कानून वो कहते कहाँ है, वो तो आप सीधे ये करते बताइए, हैं। आप ये बताइए पहले से ज्यादा पालन हो रहा नहीं हो रहा? पहले से ज्यादा इनकी जरूर। प्रॉपर्टी हड़पी जा रही नहीं हड़पी जा रही? पहले से ज्यादा जितने भी अपराधी हैं जेल में है नहीं है? अब तो बलात्कार के अब तो ये 3000 से ज्यादा केस, ये मैं आपको आंकड़ा दे रही हूं सर। बलात्कार के प्रयास के 300 से ज्यादा, गंभीर केस जो हैं अपराध के वो 5000 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 50,000 से ज्यादा। ये आप ही के कार्यकाल के आंकड़े हैं, ज्यादा किसी और के नहीं बता रही हूं मैं। मुश्किल से 1-1.5 हजार का डिफरेंस होगा आपके और सपा के कार्यकाल में। तो है तो सही डिफरेंस तो है। आप ही चलो, मैं तो बता भी नहीं पाया, आपने बता दिया ना, डिफरेंस तो है। लेकिन सुनो, आपको ये मालूम है पहले तो वो फ्री घूमते थे। मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी वीडियो मेरे पास है। एक प्रदेश में बेचारी एक लड़की चिल्ला रही है कि राहुल गांधी, भाई अखिलेश, मैं 24 घंटे से तड़प रही हूं और वे अपराधी मेरे सामने आ रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? आप अपने प्रदेश की बात देखिए। और ऐसा ही समाजवादी के टाइम में था। मुझे पता है, मैं उधर से ही बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी यूपी से ही, मुझे एक एक रग रग का मालूम है। लेकिन मैं तो टीवी पे इतनी बात मतलब खोल कर कह भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इतनी शर्म लगती है। और ये लोग कहने में नहीं शर्माते, वो ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या कानून पर शिकंजा है या नहीं है? आप ये बताइए पहले। ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। बात तो शिकंजा है, लोग बल्कि ये जितने भी अपराधी हैं ये चाह रहे हैं हम जेल में सेफ हैं, बाहर सेफ नहीं है, जेल में सेफ है। इसलिए उनका रास्ता जो है, अपराधियों का रास्ता जो है सलाखों के पीछे है। सरकार पूरी अपने कटिबद्ध है कानून मेंटेन करने पे, और ऐसा नहीं है पहले की सरकारों की तरह, जैसे ये खुद ही कह रहे थे इनके नेता। तो इसलिए बीजेपी ऐसा नहीं होती, उसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए उन अपने आधार पर चलती है बीजेपी पार्टी, ऐसा नहीं है। एक्शन लेते जाते हैं सर, क्योंकि समय की वाकई में फिर कमी होती जाती है और सबकी बात पूरी नहीं हो पाती। संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगी, एक छोटा सा रिएक्शन में पहले दीपक जी से ले लेती हूँ। दीपक जी, इस बात को आप नकार नहीं सकते कि 5 लाख से लेकर 5,000 के इनामी बदमाश जो है वो यूपी पुलिस ने ढेर किए हैं। कई शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, बुलडोजर इनके कार्यकाल में चलाए गए हैं, अवैध संपत्तियों पर शिकंजा इनके कार्यकाल में कसा गया है, तो इन सबको आप कैसे नकार देंगे? बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, आपको मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा।
बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई जो है सेलेक्टिव हो रही है। आपको बता देता हूं कि आपने एनसीआरबी का डाटा देखा और नीति आयोग का भी एक डेटा आया, उसको भी देखा होगा। और आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पे ब्रिजेश सिंह है जो सत्ता के साथ चाशनी मिलकर के एमएलसी बने हुए बैठे हैं। वहां से थोड़ा सा आगे आते हैं, हमारे जौनपुर पड़ता है। जौनपुर में देखेंगे सत्ता वहां पे माफियाओं का। उसके बाद आजमगढ़ आते हैं, वहां पे कुंटू सिंह। उसके बाद योगी जी के यहाँ चले जाते हैं, सुधीर सिंह। उसके बाद सोनू मोनू सिंह सुल्तानपुर। फैजाबाद जाके देखेंगे तो बबलू सिंह। उसके बाद अगर गोंडा में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह, एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार करके, खेल की बात करने वाले लोग, इनका सांसद एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारता है, उस समय ये लोग नहीं बोलते हैं। तो इनके जो कार्यकाल में जितने भी लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग जो योगी जी के जाति से आते हैं, उनको खुली छूट दी गई है सत्ता के साथ मिलकर के चाशनी काटने का। आप जानते होंगे जौनपुर के धनंजय सिंह है, जिनके ऊपर 6 बार गैंगस्टर एक्ट है। पिछले साल 5 जनवरी को लखनऊ में ताबड़तोड़ फायरिंग करवा कर अजीत सिंह की हत्या करवा देते हैं। उनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा जाता है, लेकिन आज तक लखनऊ पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है। और हर तीसरे दिन बीजेपी के नेताओं के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लोग किस मुंह से बात करते हैं कि हम लोग अपराध नियंत्रण कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप जो चंडीगढ़ में बैठी हुई है, चंडीगढ़ का एक केस था विकास बराला केस में क्या प्रोग्रेस हुई किसी को पता है? केस को दबा के रफा दफा कर दिया गया। आपको बता देते, कुलदीप सेंगर की आप अभी बात कर रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर में एक बिटिया का जो न्याय मांग रही थी, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। चिन्मयानंद के केस में क्या होता है? चिन्मयानंद के केस में उस बालिका के ऊपर लगे संगीन आरोप को योगी आदित्यनाथ हटा रहे थे, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। तो इन लोगों की जो दोहरी राजनीति है महिलाओं को लेकर के, हाथरस कहीं से छिपा नहीं हुआ है। आपको बता दें, बाराबंकी कहीं छिपा नहीं हुआ, श्रावस्ती कहीं छिपा हुआ नहीं है। अब जो आपको बता देते हैं, बलरामपुर छिपा नहीं हुआ, आजमगढ़ में जो कुछ हुआ किसी से छिपा नहीं हुआ। बस इन लोगों के अपनी ढपली, अपनी राग, किसी की बात सुननी नहीं है। आंकड़े को ये फेक बता देंगे, जब इनके पक्ष में आएंगे तो वो आंकड़े सही हो जाएंगे, जब इनके खिलाफ आएंगे तो ये फेक बता देंगे। आज तक इन लोगों ने कोई बात मानी है? और महिलाओं की बात ये लोग किस मुंह से करते हैं? सर 4000 से ज्यादा 2016 में केस दर्ज हो चुके हैं बलात्कार के, और ये तो वो केस हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ऑफ रिकॉर्ड का तो कुछ अता पता ही नहीं है, और उनका तो होगा भी नहीं। और आपके कार्यकाल में कम नहीं रही है, फेरिस्त आपके यहाँ भी बहुत लंबी रही है। बहुत बड़े बड़े केस आपके कार्यकाल में हुआ है। तो ये महिला अपराधों की बात तो किसी के भी मुंह से सुनना बेईमानी से लगती है। बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, पहली बात तो अपराध और महिला अपराध दोनों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अपराध के मामले में नंबर 1 है पूरे देश में। और रही बात अभी जो बात हो रही थी, एक चीज में आपकी बात सही है, मैं सॉरी, मैं सच में सर माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। रेप के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है पूरे देश में। मैंने महिलाओं के अपराध की बात की, ऑल ओवरऑल। ठीक है बताएं। आप आंकड़ा एनसीआरबी का देख लीजिए, अगर गलत निकल जाए तो कहिएगा। चलिए ठीक है जी। महिलाओं के ऊपर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, डकैती में नंबर 1। आप कौन सी बात करते हैं? आज हमने एक पहले सबसे बड़ी बात कह दी कि हमारा मुखिया खुद उसके ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे हो और गंभीर धाराओं में, और अपने मुकदमे खुद वापस लेता, वो अपराध कैसे? और अभी जो बात हो रही थी पार्टीगत अपराध की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी जिसका नाम है बदन सिंह बद्दो, वीरपाल सिंह जी सुनिएगा, बदन सिंह बद्दो नंबर 1 हिस्ट्री सीटर है। उसके ऊपर एक कार्रवाई बता दीजिए, और कम से कम 20 मैं बाहुबली नेताओं का नाम बता दूंगा जो एक जात विशेष से आते हैं। मैं जात का नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ एक कार्रवाई का उदाहरण दे दीजिए वीरपाल सिंह जी, मैं समझ लूंगा कि आप अपराध के खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल अपराध के खिलाफ आप नहीं लड़ रहे थे, आप राजनीतिक दुश्मनी निकाल रहे थे। आपने शुरुआत मुस्लिमों से की, यादव तक पहुंचे, और यादव के बाद सबसे ज्यादा आपने ब्राह्मणों की हत्या इस उत्तर प्रदेश में करवाई है। जिस प्रकार से बौद्धिक लोगों को आपने अपराधियों से मरवाया, और जो कुछ दबंग किस्म के लोग थे उनकी हत्या पुलिस से करवाई, और लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते गए, व्यापारियों को लुटवाते गए, उनकी दुकानों को दिन दहाड़े, मथुरा की कम से कम 20 दुकानें दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की डकैती हुई है। किस मुंह से कानून की बात कर रहे हैं? महिला अपराध की आप बात करते हैं। आप भूल जाते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए योगी जी तक आगे आते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक जाति विशेष से थे। नित्यानंद के साथ जो तेल मालिश कराते हैं आप, उनके साथ आज भी क्या हुआ? लड़कियां जेल में है, नित्यानंद जी बाहर है। ये आपकी नीति है। आप क्या अपराध की बात करेंगे?
आज अब अजय मिश्रा टेनी हमने बताया तो आपकी नीति समझिए, गृह राज्य मंत्री बना के बैठा है, अपराधियों को तो आपने बैठा दिया ऐसे ऐसे पदों पर, तो अपराधी संरक्षण में फूलेंगे फलेंगे कि कम होंगे। और रही बात अभी जब ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं तो उनके संरक्षण में जो अपराध फूलता है उसकी रिपोर्ट महाराज नहीं दर्ज होती है। लखीमपुर की घटना सिर्फ इसलिए कर्नाटक के आपके कांग्रेस के नेता जिनका बयान इन दिनों बड़ा वायरल हुआ था, सोनिया गांधी ने पार्टी से निष्कासित किया उन्हें। बिल्कुल पल्लवी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बिल्कुल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर सभी लोगों ने उनके बयान की निंदा की और कंडेम किया, लेकिन महाभारत की वो घटना याद कर लीजिए, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो जरासंध से ज्यादा दोषी उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह भी थे, और वो भीष्म पितामह चाहे वो जो है उस समय के विधानसभा अध्यक्ष हो, जो उस समय हंस रहे थे, वो भी उतने ही दोषी थे। वो भाजपा के हमारे मित्र बताएं कि वो आप तो बताएं सर, आप तो बताएं। जो है हम कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, उचित स्थान दिया, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, और आप पहले मुख्यमंत्री से लेकर आईएएस से लेकर आप देखिए, हम लोग लगातार कस्तूरबा गांधी विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हमने हर ब्लॉकों में खोलने का काम किया। तो हम महिला उत्थान के लिए काम करने वाले लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग। हमने कहा कि विधायक के ऊपर कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है, क्योंकि वो जो बात बोली गई है, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, वो विधानसभा में बोली गई है, उसके ऊपर बाहर एफआईआर भी नहीं दर्ज हो सकती है। तो विधानसभा अध्यक्ष खुद जब उसमें इन्वॉल्व है तो उन विधानसभा अध्यक्ष को हटाकर दूसरा विधानसभा अध्यक्ष लाया जाए और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करिए। हम भाजपा के साथ में है, आप बताइए और क्या कर सकते हैं। वीरपाल जी जी बताएं सर। आपने तो बता दिया, मैं क्या कहूँ। इन्होंने अपनी अभी देखा ना कितनी वायरल हुआ इनकी, इनको क्या कह रहा था वो इनका एमएलए। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष जी हंस रहे थे, वो भी देखा है, वो वीडियो में देखा लोगों ने। हम तो कह रहे हैं कि वो अपराधी है, उनको कार्रवाई करें। विधानसभा के मामले में विधानसभा सदन में बोले हुए किसी भी विषय पर बाहर एफआईआर नहीं हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष खुद ही अपराधी है उस अपराध में, तो विधानसभा अध्यक्ष बदलिए, उसके बाद कार्रवाई करिए आप विधायक के ऊपर, हम आपके साथ हैं। और क्या बताया आपको, अरे विधानसभा अध्यक्ष को बदलिए, उसकी बात आप नहीं करेंगे, मुझे पता है आप बचाने वाले लोग हैं। आम लोग का महिलाओं के की सोच जहाँ से आप पैदा होकर निकलते हैं वहीं से पता चल जाती है। एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से कुछ होगा नहीं सर, ये तो फिर बहस का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। बस आप बोलते रहिए आपकी कार्रवाई, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएं बताएं। मोदी जी महिला की जब बात करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने महिला अपराध किस प्रकार से किया। आपने शादी की, पत्नी छोड़ दिया, जिससे पैदा हुए उस माता को अपने पीआर एजेंसी के लिए, अपने बचाव के लिए लाइन में लगा दिया 90 साल की उम्र में। कोई यह काम एक नालायक बेटा ही कर सकता है। अच्छा बेटा अपने 90 वर्ष के किसी भी बुजुर्ग को, महिला ही नहीं किसी बुजुर्ग को लाइन में तो नहीं लगाएगा। तो ये महिला की बात करने वाले लोग आप उनके घर से देखिए ना, हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इनके घर के, जहां पर इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, अपने घर की महिलाओं को, तो बाहर की बात ही छोड़िए, इनकी टेंडेंसी ही महिला विरोधी है। अगर नहीं है तो 33% आरक्षण का बिल सदन में पड़ा हुआ है, जिसको इन्होंने गवर्नमेंट में पास नहीं होने दिया, आप पास कर दीजिए। हमने पंचायत का आप संसद में ला दीजिए। ये कौन सा तरीका है, आपको डेटा दीजिए, ये क्या है बताएं। और मेरा सवाल भी सर ये है, अभी आप फिलहाल जो वर्तमान में स्थिति है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को कहां खड़ा देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस दीपक जी से सवाल है सर मेरा, ये दीपक जी से सवाल है सर, मैं आती हूँ आपके पास। दीपक पांडे जी बताएं। देखिए अब की बार 2022 में आप देख रहे होंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार और हम लोगों को मिल रहा है,
और हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ रही है, तो निश्चिंत हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग अब की बार सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास की उसी गंगा के साथ बहना शुरू करेगा। हर जगह स्टेडियम बनेंगे, हर जगह विद्यालय खुलेंगे, हर जगह हॉस्पिटल होंगे, हर पढ़ने वाले छात्रों को लैपटॉप मिलेगा, लॉलीपॉप योगी जी की तरह नहीं दिया जाएगा। ये हमारा वादा है। शिक्षा मित्रों को किया जाएगा, संविदा वालों को उचित दाम दिया जाएगा। जिस समय हम लोग 17,000 देते थे, योगी जी ने 11,000 से 10,000 तक ला दिया। हम उनको फिर से उचित जो मानदेय होगा, महंगाई भत्ता, बेसिक भत्ता के हिसाब से हम लोग वो चीज देंगे। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विकास की दिशा में अग्रसर होगा। उस तरह से फिर से जहां पे यहाँ पे सारी कंपनियां आएंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारा जो है एजेंडा साफ है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। नहीं, आप लोगों ने जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई थी पिछले विधानसभा चुनावों में, उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं क्या कि अपना आपका वर्ग तो है ही, लेकिन दूसरे वर्गों को किस तरीके से साधना है उस पर भी फोकस किया जाए? देखिए, दूसरा वर्ग को, किसी वर्ग को साधने की जरूरत नहीं है। बेरोजगार युवा प्रताड़ित होकर के बैठा हुआ है, रोजगार मांग रहा है। आप भी देख रहे होंगे पल्लवी जी किस तरह से लाठियां मारी जा रही हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, चाहे वो बीएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी हो। आप देख लीजिए, बीएचयू से लेकर के एएमयू से लेकर के किसी भी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, कोई छात्र आवाज उठाता है, उसको कुचल दिया जाता है, लाठियों के बल पे दबा दिया जाता है। तो उन आवाजों को हम आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इस आवाज जब देख रहे हैं कि हमारी आवाज सपा उठा रही है, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो किसी वर्ग की क्या जरूरत है? जब हमारे साथ युवा है, हमारे साथ महिला है, तो हमें किसी वर्ग की साधने की जरूरत नहीं है। जब युवा महिला एक साथ हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं, तो सारा वर्ग साथ जुड़ जा रहा है। महिलाएं तो कांग्रेस के साथ है। संदीप त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं आपका जल्दी से, क्योंकि समय की भी कमी है सर हमारे पास। जी, जैसे भी आपने बात की सोशल इंजीनियरिंग की, तो एक कभी एक दौर आया था मंडल का, जिस प्रकार से जातियों की राजनीति हुई, फिर आया कमंडल का जिसमें धर्म की राजनीति हुई। आज कांग्रेस ने एक देश को नई राह दिखाने की कोशिश की है और महिलाओं की बात जिस तरीके से 40% सीट देने की बात की और उनको बहुत सारी चीजें उनके सशक्तिकरण के लिए देने की बात की है। आने वाले समय में महिलाओं की राजनीति होने वाली है। सारी पार्टियों को हमारे मुद्दे पर आना पड़ेगा, अन्यथा भारत में राजनीति करना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। बहुत अजीब लगती है संदीप त्रिपाठी जी वो तस्वीर, जब प्रियंका गांधी आती हैं यूपी में, महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन उनके साथ मंच पर सिर्फ वही 2 महिलाएं होती हैं। उस समय महिलाओं का एक बहुत बड़ा कुनबा होना चाहिए ना आपके पास। महिला उत्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं नहीं दिखती मंच पे आपके। जी, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पल्लवी जी। देखिए, नेता 50 नहीं होते, 100 नहीं होते। जिस प्रकार आराधना मिश्रा जी सीएलपी लीडर है, सुप्रिया सिन्हा जी जो है हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है और एक लोकसभा चुनाव की जो है उम्मीदवार भी रही है, और प्रियंका जी खुद एक महिला है। आप लगातार आप समझिए, हम लोग इंटरनल प्रोग्राम जो हमारे चलिए सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बड़े वर्ग को साथ लेने की बात कर रहे हैं, वो वर्ग आपका जरूर साथ दे। समय की कमी है, मैं तीनों ही मेहमानों से माफी चाहूंगी, मैं बीच में यहाँ पर अब चर्चा को विराम देना पड़ेगा। शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि यूपी का विधानसभा चुनाव इस बार भी दिलचस्प होने वाला है। सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से तो कम से कम उसकी सीटें तो यूपी में बढ़ जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि आज जो दावे और वादे पीएम मोदी की तरफ किए गए हैं, वो आने वाले समय में क्या कुछ रंग लाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।